वे कहते हैं कि अमेरिका अवसरों की भूमि है। पीढ़ियों से अमेरिकी सपने ने एक रोड मैप प्रदान किया है। कड़ी मेहनत करो, ऊंचे लक्ष्य रखो और सफलता और खुशी आपके पीछे आएगी। लेकिन क्या होगा अगर हम सभी को झूठ बोला गया है? क्या यह संभव है कि एक आदर्श के रूप में आकांक्षा करने के बजाय अमेरिकी सपना वास्तव में हमें सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करने से रोक रहा है? जैसा कि हम आज अमेरिकी सपने को जानते हैं, ये 1931 से शुरू होता है। महान मंदी अमेरिका को तबाह कर रही थी। बैंक गिर रहे थे, परिवार अपने घर खो रहे थे और अर्थव्यवस्था निराशाजनक लग रही थी। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद इतिहासकार और निवेश बैंकर जेम्स ट्रूस्लो एडम्स ने एक आशावादी दृष्टिकोण का वर्णन किया। अमेरिकी सपना उस भूमि का सपना है जिसमें जीवन सभी के लिए बेहतर, समृद्ध और पूर्ण होना चाहिए। हर एक के लिए क्षमता या उपलब्धि के अनुसार अवसर के साथ। यह एक पूर्वानुमानित ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का वादा था, एक ऐसा समाज जहां कोई भी कठिन परिश्रम और प्रतिभा के माध्यम से सफल हो सकता था। यह यूरोप के साथ स्पष्ट विपरीत था, जहां कठोर वर्ग प्रणाली का मतलब था कि धन और स्थिति अक्सर काफी शाब्दिक रूप से पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती थी। प्रथम जन्माधिकार, एक सामान्य यूरोपीय प्रथा, संपत्तियां सबसे बड़े बेटे को देती थी। छोटे बेटे और विशेष रूप से बेटियां जन्म से ही वित्तीय सफलता की बहुत कम उम्मीद रखती थीं। यूरोपीय अभिजात वर्ग और चर्च ने आर्थिक गतिशीलता को और भी रोक दिया। सामाजिक मानदंडों, प्रतिबंधात्मक करों, धार्मिक दान और शिक्षा और मार्गदर्शन तक सीमित पहुंच के माध्यम से अधिकांश यूरोपियों के लिए ऊर्ध्वगामी गतिशीलता बस पहुंच से बाहर थी। लेकिन अमेरिका में ये कई प्रवासियों के लिए 1900 के शुरुआती वर्षों में वादा की गई भूमि थी। आपकी पृष्ठभूमि ने आपकी सीमाएं निर्धारित नहीं की। कोई भी अपनी स्थिति से ऊपर उठने की क्षमता रखता था। महान मंदी के दौरान इस सपने ने लोगों को कुछ ऐसा दिया जिससे वे पकड़ सकें। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हों, अगर आप बस अपनी आस्तीनें चढ़ाते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो आप एक समृद्ध जीवन बना सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह आदर्श नए शिखरों पर पहुंच गया जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। अमेरिकी सपना हर जगह था। विज्ञापनों, फिल्मों, राजनीतिक भाषणों में सभी को बड़े बड़े सफलताओं की कहानियों द्वारा मजबूत किया गया जो अमेरिकी सपने के चेहरे बन गए। स्वनिर्मित पुरुष और अंततः महिलाएं जिन्होंने कुछ भी नहीं से शुरुआत की और शीर्ष पर पहुंचने के लिए संघर्ष किया। ऐसे प्रतीक जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और दुनिया के पहले अरबपति जॉन डी रॉकफेलर और बाद में ओपरा विनफ्रे, स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क, वे केवल लोग नहीं रह गए। रॉकफेलर और बाद में ओपरा विनफ्रे, स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क, वे केवल लोग नहीं रह गए। वे इस बात के प्रतीक थे कि क्या संभव था, लाखों लोगों को प्रेरित करते हुए, यह विश्वास दिलाते हुए कि यह अद्वितीय अमेरिकी सपना न केवल प्राप्त करने योग्य था बल्कि इसे हासिल करने के लिए बस वहीं था। अपने डिब्बे खोलो, अपने डिब्बे खोलो। 1 2 3। आप एक कार लो। कार मिलती है, कार मिलती है। तुम्हें एक कार मिलती है। तुम्हें एक कार मिलती है। कार खोल। वाह, तुम्हें एक कार मिलती है। सबको एक कार मिलती है। लेकिन इन वादों के पीछे एक अंधेरी वास्तविकता छिपी हुई है। हर उस व्यक्ति के लिए जिसने अमेरिकी सपने के जरिए शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश की, हजारों या यहां तक कि लाखों लोग हैं जो और भी बुरे हालात में पहुंच जाते हैं, केवल वित्तीय रूप से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी। क्यों? अमेरिकी सपना यह वादा करता है कि मेहनत करना लगभग सफलता की गारंटी देता है, लेकिन वास्तविकता अक्सर बहुत अलग दिखती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो निम्न आय वाले परिवारों में पैदा हुए। हार्वर्ड और यूसी बर्कले के अर्थशास्त्रियों द्वारा एक विशाल अध्ययन किया गया। बर्कले के अर्थशास्त्रियों ने अमेरिका में जन्मे 40 मिलियन बच्चों का अध्ययन किया। 1980 और 1991 के बीच कर के रिकॉर्ड का उपयोग करते हुए उन्होंने बच्चों के बड़े होने के दौरान उनके माता पिता की संपत्ति का अध्ययन किया और इसे 30 साल की उम्र में बड़े बच्चों की वास्तविक आय से तुलना की। इससे उन्हें यह देखने की अनुमति मिली कि आर्थिक परिस्थितियां 3 दशकों में कैसे बदलीं। डेटा ने दिखाया कि जिन बच्चों का जन्म सबसे गरीब 20% परिवारों में हुआ, उनमें से केवल लगभग एक बच्चा हर 13 में से शीर्ष 20% में पहुंच पाया। 60% से अधिक लोग सबसे निचले 2 आय वर्गों में बने रहते हैं। 30 साल बाद तो कई लोगों के लिए गरीबी विरासत में मिलती है। सामाजिक वैज्ञानिक इसे गरीबी की चिपचिपाहट कहते हैं। वे सीमित गुणवत्ता वाली शिक्षा, संसाधनों की कमी वाले पड़ोस और प्रणालीगत असमानताओं, जिसमें नस्लवाद भी शामिल है, जैसे बाधाओं की ओर इशारा करते हैं। ये चीजें लोगों को पीछे खींचती हैं और अक्सर इसे ऊपर उठना बस असंभव बना देती हैं। जब हम अमेरिका के बाहर देखते हैं तो उसी अध्ययन ने यह खुलासा किया कि निम्न आय वाले अमेरिकियों के लिए ऊपर की ओर गतिशीलता कई अन्य विकसित देशों की तुलना में पीछे है। कनाडा, डेनमार्क और स्वीडन जैसे स्थानों पर गरीबी में जन्मे लोगों के ऊपर उठने के बहुत बेहतर मौके होते हैं।
दूसरे शब्दों में, अमेरिकी सपना अधिकांश अमेरिकियों के लिए संभव नहीं है, और ये तो विशेष रूप से अमेरिकी भी नहीं है। फिर भी सर्वेक्षण लगातार दिखाते हैं कि 80% से अधिक अमेरिकियों का मानना है कि केवल कठिन परिश्रम ही वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। यह एक आकर्षक विचार है कि पर्याप्त प्रतिभा और मेहनत के साथ किसी भी बाधा का सामना किया जा सकता है। लेकिन जब जीवन की जटिलताएं जैसे आर्थिक मंदी, नौकरी छूटना या पारिवारिक आपात स्थितियां रास्ते में आ जाती हैं, जो लोग सफल नहीं होते वे अक्सर ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनमें कुछ गलत होना चाहिए। हम अंततः खुद को दोष देने लगते हैं। इन असफलताओं को व्यक्तिगत विफलताओं के रूप में आत्मसात करते हैं, मुख्य रूप से क्योंकि अमेरिकी सपना व्यक्तिगत योग्यता से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 70% अमेरिकियों का कहना है कि वे समाज के उच्च मानकों को पूरा न कर पाने के कारण खुद को पर्याप्त नहीं समझते। यह चुप्पी भरा इंतजार, अपनी पूरी कोशिश के बावजूद कमतर महसूस करने का अनुभव आपकी आत्ममूल्यता को कमजोर करता है और खुशी को नष्ट करता है। बात को और खराब करने के लिए अमेरिकी सपने पर व्यक्तिगत उपलब्धि और आत्मनिर्भरता पर जोर देने ने एक ऐसा संस्कृति को बढ़ावा दिया है जो व्यक्तिगतता और अधिक काम करने की प्रवृत्ति को जन्म देती है, जिससे अप्रत्याशित अलगाव होता है। जैसे जैसे लोग करियर में उन्नति और धन संचय में व्यस्त होते जाते हैं, कुछ न कुछ तो छूटता है, और मानव संबंध अक्सर वही होता है जो बलिदान दिया जाता है। हाल के वर्षों में शोध दिखाता है कि कम लोग सामाजिक क्लबों, धार्मिक समूहों में शामिल हो रहे हैं या सामुदायिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब है कि जब चुनौतियां आती हैं तो उनके पास पहले से कहीं कम समर्थन नेटवर्क होते हैं। मनोविज्ञान के शोध स्पष्ट हैं कि मजबूत सामाजिक संबंध खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी अमेरिकियों का काम करने में समय अधिक और दोस्तों और पड़ोसियों के साथ समय कम बीतता है। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि 60% अमेरिकियों ने अकेलापन महसूस करने की बात की, जिसमें युवा वयस्कों को यह सबसे अधिक अनुभव होता है। यह विशेष रूप से चिंताजनक है, यह देखते हुए कि अन्य निष्कर्षों के अनुसार जिनके पास सामाजिक संबंध कम होते हैं उनकी जल्दी मृत्यु का जोखिम 26% अधिक होता है, जबकि निकटता वाले समुदायों में रहने वाले लोग आमतौर पर लंबे और खुशहाल जीवन जीते हैं। यह सब एक सवाल उठाता है, अगर अमेरिकी सपना हमें असफलता, अंततः अलगाव, अकेलेपन और यहाँ तक कि जल्दी मौत की ओर ले जा रहा है, तो हम इसे खुशी के लिए एक आकर्षक रास्ता कैसे मान सकते हैं? ऐसा लगता है कि इसे पूरी तरह से फिर से सोचने का समय आ गया है। क्या होगा अगर हम अमेरिकी सपने को फिर से परिभाषित करें, लेकिन इसे खुशी और संतोष के चारों ओर केंद्रित करें? तो शायद इसे वैश्विक सपना कहने का समय आ गया है, क्योंकि ये लक्ष्य मौलिक रूप से मानव हैं, केवल अमेरिकी नहीं। पिछले 2 दशकों के सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के आधार पर यह कैसा दिखेगा? पहले, जबकि हमें स्पष्ट रूप से धन को अंतिम लक्ष्य के रूप में पार करना होगा, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हर किसी को वित्तीय स्थिरता की एक प्रारंभिक नींव की आवश्यकता होती है। शोध लगातार गरीबी को खुशी और कल्याण के निम्न स्तरों से जोड़ता है। वास्तव में अध्ययनों से पता चलता है कि गरीबी का अनुभव करने वाले लोग अवसाद और चिंता की 40% तक अधिक दरों की रिपोर्ट करते हैं। जब तक वित्तीय आवश्यकताएं मूल रूप से पूरी नहीं हो जाती, तब तक लोग सच्ची खुशी और गहरे संतोष को प्राप्त करना शुरू नहीं कर सकते। वहां से हमारे पुनःकल्पित सपने को, सफलता को फिर से परिभाषित करने की कोशिश करनी चाहिए, बाहरी लक्ष्यों से ध्यान हटाकर उन लक्ष्यों की ओर जो हमारे प्रत्येक के अद्वितीय और व्यक्तिगत मूल्यों के साथ सबसे अच्छे से मेल खाते हैं। शोध ने दिखाया है कि लोग जो आंतरिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत विकास या नए कौशल में महारत हासिल करना, 20% अधिक जीवन संतोष का अनुभव कराता है, क्योंकि आंतरिक लक्ष्यों का पीछा करना स्वाभाविक रूप से अधिक अर्थपूर्ण होता है और उनके पुरस्कार लंबे समय तक टिकते हैं। इस दृष्टिकोण में खुशी एक लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है जो जानबूझकर और अर्थपूर्ण विकल्पों से आकारित होती है। लक्ष्यों को मूल्यों के साथ संरेखित करना सामाजिक तुलना की निरंतर प्रवृत्ति का मुकाबला करने में मदद करेगा। जब हर व्यक्ति अपने अद्वितीय मूल्य आधारित लक्ष्यों का पीछा करता है, तो ऊर्ध्वाधर तुलना का प्रभाव कम होने लगता है, जैसा कि अन्य लोग समान चीजों के लिए प्रयास नहीं कर रहे हो सकते हैं। एक और अधिक आकर्षक पुनः कल्पित सपना बनाने के लिए हमें दूसरों के साथ अपने संबंधों को फिर से प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। हालांकि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए कैसा दिखता है, यह बहुत भिन्न हो सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि सामाजिक संबंध अवसाद के जोखिम को कम करते हैं और यहाँ तक कि जीवन काल को भी बढ़ाते हैं। फिनलैंड, डेनमार्क और नीदरलैंड जैसे देशों में सामुदायिक कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है और ये लगातार सबसे खुश देशों में रैंक करते हैं। यह दिखाता है कि मजबूत सामुदायिक अभिविन्यास व्यक्तिगत विकास का समर्थन करता है, बिना अपने दम पर सफल होने के निरंतर दबाव के। आखिरकार, जो सपना हम पीछा करते हैं वह
हमारे जीवन को आकार देता है। यदि हम एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाते हैं जो धन, प्रतिष्ठा और संचय के बजाय अर्थ, संतोष और संबंध को प्राथमिकता देता है, तो शायद हम खुशी के लिए एक सच्चा मार्ग फिर से खोज सकते हैं। उम्मीद है कि ऐसा होगा जिसमें सभी के लिए जगह हो। जैसा कि अल्बर्ट श्वाइट्जर, एक दार्शनिक, चिकित्सक और मानवतावादी, ने 1936 में लिखा, सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। ये सब अच्छा लगता है, लेकिन जब हम काम पर जाते हैं और सोमवार की समस्या का सामना करते हैं तो हमारी मदद कौन करेगा? मुझे यहाँ से निकलना है कि मैं इसे खोने वाला। अरे नहीं, लगता है कि किसी को सोमवार की समस्या हो गई है। हमारे अगले वीडियो में हम ऑफिस स्पेस के नायक पीटर गिबन्स की नज़रों से काम की खुशी में भूमिका पर नज़र डालेंगे। इसमें कई स्पॉइलर होंगे, इसलिए अगर आपने इसे नहीं देखा है तो जाकर देखें यह मजेदार है। और फिर यहाँ क्लिक करें ताकि आप और गहराई में जा सकें। इन विषयों पर हमारे सभी संदर्भ और अनुशंसित पुस्तकें नीचे दी गई हैं। इनमें से किसी एक लिंक के माध्यम से खरीदारी करने से हमें चैनल को बिना किसी लागत के बढ़ाने में मदद मिलती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और इंसान बने रहें।